वक्फ बोर्ड, अगर वक्फ हम समझेंगे ना, बहुत अच्छा चीज़ है, मोहम्मद साहब ने लाया था। हर कौम एक जैसी नहीं होती, गद्दार हर कौम के अंदर होते हैं। सनातनी मुस्लिम बने बैठे हैं वो, सनातनी मुस्लिम। और क्या, कि इस देश को भी पाकिस्तान बना दे, सीरिया बना दे, इजिप्ट बना दे, कतर बना दे, यही तो चाहते हैं इन लोग। तो कृषि कानून भी तो बन गया था, वो क्यों वापस लिया? वो भी वापस हुआ था, ये भी वापस होगा। कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है ना सर कि शराब हराम है। 403 सीटें हैं यूपी में विधायकी की, आज तक एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। लोग मुद्दा क्या बना रहे हैं कि लोगों को मस्जिद में ये क्या बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मेरी अपील है मुसलमानों से कि आप भाजपा ज्वाइन कीजिए। आपको पता है वक्फ बोर्ड में कितना ज़्यादा करप्शन था। 2014 के बाद देखिए 52 लोग IAS IPS बने हैं। तो वो मुस्लिम समाज है, क्योंकि वो एजुकेशन में भी पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय में भी पिछड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से वक्फ का मसला आया उसके बाद से लगातार हर आदमी इसमें प्रतिक्रिया दे रही है। सरकार ने संशोधन कर दिया, लेकिन आम जनता के मन में क्या है, खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वक्फ को लेकर सरकार के प्रति बेहद ही नाराज दिख रहे हैं। कई लोग जो है मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जुड़ेंगे, आम जनता से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। ये जो वक्फ का मुद्दा चला, ये बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, बिल वापस भी हो जाते हैं। किसानों का कृषि कानून का बिल वापस हुआ है और माफ़ी भी मांगी गई है। और अब भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने देखा होगा बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कई स्टेटों में चल रहा है। अभी तो शुरुआत है। वो कहते हैं ना, इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। खुदा इसके इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो शुरुआत है। जिस तरीके से वापस लिया था ना कृषि कानून, ये भी वापस लेना पड़ेगा, ये भी वापस लेना पड़ेगा। ये आप कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कौन है वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया करी आपने। जैसे हर कौम के अंदर मीर सादिक, मीर जाफ़र पैदा होते हैं। मीर सादिक वो शख्स है जिसने टीपू सुल्तान को गद्दारी से मरवाया था। इसी तरह गैर मुस्लिमों के अंदर भी राजा जयचंद जैसे और राजा मानसिंह जैसे लोग पैदा होते हैं। हर कौम एक जैसी नहीं होती, गद्दार हर कौम के अंदर होते हैं। बात बताइए, फिर उनको जो है इसमें वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ उसमें उनको कौन सा फायदा दिखाई दे रहा है जो सरकार के बात ये है, डोनाल्ड ट्रंप के $22 बिलियन देने वो मांग रहा है। अब उन्होंने क्या करे, वक्फ की 9.5 लाख ज़मीन है। अब वो उसके अंदर किराया जो है, वक्फ वाले क्या लेते थे, 1000, 2000, 5000, 6 राम की दुकान ये रही सामने, क्या दे रही है, 10,000 रुपये महीना। वैल्यू 5 लाख रुपये महीने की है। बाहर दुकानें लगी हुई है सारी, जितनी भी लगी पड़ी हुई है यहाँ पर 90% चांदनी चौक वक्त के ऊपर है। अभी तो बड़े खुश हो रहे हैं ये लोग, जब आएगा ना सर्कल डेट से हिसाब, पता लग जाएगी क्या किराया देना पड़ेगा इनको। हिसाब किताब करेंगे सरकार से बहुत बढ़िया करके, और यही लोग कोसेंगे कि पुराना वाला वक्त भी अच्छा था, ये इसने क्यों ले लिया। देखना तुम अभी रुक जाओ। लेकिन अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि भाई ये जो है कानून अब बन चुका है और देश के हर नागरिक को मानना पड़ेगा। तो कृषि कानून भी तो बन गया था, वो क्यों वापस लिया? वो भी वापस हुआ था, ये भी वापस होगा। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर। वक्फ बोर्ड का जगह है ना, ये चांदनी चौक में पड़ता है। ये मंदिर भी चांदनी चौक में पड़ता है, ये भी वक्फ बोर्ड को हो जाएगा फिर तो 90% में। तो कह रहे हैं कि भाई साहब चांदनी चौक में जो मंदिर है ये भी वक्फ बोर्ड में चला जाएगा। अब इसके लिए तो ऐसा है RTI सारा जवाब मुझसे मत लो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कानून है 2005 एक्ट के तहत, जाके लगाओ, पैसा खर्च करो। कानून तो बनती है, टूटती है। करो, पैसा खर्च करो, पता लगेगी। फ्री में सारा ज्ञान नहीं मिलता। या मेरे मुरीद बनो, गुरु दक्षिणा दो, फिर बताऊंगा। लेकिन देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब अब इन्होंने, मैं एक ही बात का जवाब दे रहा हूँ, 90% इन्होंने बताया चांदनी चौक का जगह वक्फ बोर्ड का है। तो ये 90% में तो भाई साहब ये मंदिर भी है, ये जैन मंदिर भी है, ये शिव मंदिर भी है। 90 में नहीं, ये 100 में आएगा। क्या पता ये 10 में ना हो। अभी 90% है, कुछ दिन बाद कहेंगे दिल्ली 90% हमारा है, वक्फ बोर्ड का है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली 90%। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ बना हुआ पता है? कहाँ बना है? इंदिरा गांधी वक्फ बोर्ड की जगह पे बना हुआ है। 1 रुपये महीना लीज देती है, 1 रुपये महीना किराया, 1 रुपये महीना। और ये कौन लेता है लीज? ये लीज नहीं, किराया, वक्फ बोर्ड इन्होंने दे रखा है। क्या हाँ भाई, ये जगह तुम्हारे काम में आ रही है, हम भी चाहते हैं। उन्होंने क्या, चलो 1 रुपये लीज दे दो। देखिए, सरकार में बैठे जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के जमीन से जो गरीब मुसलमान हैं उनका तो कुछ भलाई नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है? आप कभी वक्फ बोर्ड गए हो या सरकार का कोई आदमी गया है? बताओ वक्फ बोर्ड का ऑफिस कहाँ पर है?
पता ही नहीं होगा लोगों को। वक्त वक्त वो चल रहा है ना, वो एक व्हाट्सएप पे वक्त 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 क्या कब्जा होगा? आम आदमी उनके पास जाकर क्या करेंगे? वोट हमें क्या मतलब है वक्फ बोर्ड से? हमारे तो मंदिर गुरुद्वारे से हमारे को मतलब है। तो एक बात सुनो, तुम्हारा कब्जा होगा ना, वही जाएगा वक्फ बोर्ड। बाकी वोट जाने का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है कब्जा कर रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा, जिसको दिक्कत होगा वही जाएगा वक्फ बोर्ड। अभी तक तो मैंने यही केस सुनी है। अच्छा, इसके अलावा तो कोई केस मैंने नहीं सुना है। सरकार को भी दिक्कत हो गई क्या? सरकार को तो दिक्कत, हर सरकार को दिक्कत होती है। कांग्रेस को भी दिक्कत हुआ, बीजेपी को भी दिक्कत हो रही है। आप ही बताइए फिर, कानून जो है, जो वक्फ बोर्ड का संशोधन करना आखिर क्यों पड़ा सरकार? संशोधन सही किया, कोई गलत तो नहीं किया। इतना क्लेम, ये लोग इतना क्लेम ही कर रहे थे। जिसको जरूरत होगी वही जाएगा। यार ये गवर्नमेंट कफन पे लगा दे GST, ये गवर्नमेंट अर्थियों पे लगा दे, तो ये क्या छोड़ देगी वक्फ बोर्ड को? समझने वाली बात करो यार, साइंस वाली बात करो, पढ़े लिखे लग रहे हो शक्ल से, तो ऐसी की बातें कर रहा हूँ। आप ये बताओ, 90% ये दिल्ली भी वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि भाई बेरोजगार 90% हो जाएगी। सुन तो लीजिए, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को सरकार भटकाना चाहती है, इसलिए वक्फ पे बात कर रहे हैं। सर, बेरोजगारी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मतलब मानते हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी है? मैं ये नहीं मानता हूँ। आगे पीछे भी था, पीछे भी था, अभी भी है, आगे कहा कि नहीं? अभी कहा इन्होंने। बेरोजगारी तो रहेगा। हम ये आप क्या चाहते हैं? बेरोजगार रहे आप? अरे बंदा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेगा, कॉलेज में आएगा, जब तक पढ़ेगा तो बेरोजगारी है। आप महीने तक कितना कमाते हो? मौलाना साहब, नहीं अरे रुकिए, जवाब तो थोड़ा देते जाइए। तुम बेरोजगार हो? ये आगे मेरे भाई दे देंगे। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ भाई। क्या काम करते हो? ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट में काम करते हो? यहाँ पे कौन बेरोजगार है बताइए जरा। यहाँ पे कौन बेरोजगार है? कौन खाली बैठा है बताइए? मुझे नहीं पता जो कौन सा खाली बैठा। मैं तो खाली नहीं बैठा हूँ, मैं काम क्या कर रहा लगता हूँ। है आपको, सच में ऐसा है क्या कि सरकार जो है किसी और मुद्दों से भटकाकर वक्फ के मुद्दों पर लेके आई? बेरोजगार वही बैठा और है जो क्या, काम चोर है। बीच में पता नहीं कितने कानून पास हो गए वहाँ पे। मुझे डर लग रहा है RTI कानून बंद ना कर दें यहाँ। मुझे खतरा है इस बात से कि सरकारी इन्फॉर्मेशन जो बाहर आ जाती है ना, वो कहेंगे ये कानून खत्म है जी, इसे इसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। एक बात बताइए, क्या पासमानदा समाज के जो मुस्लिम हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई? सबने करी अपने अपने टाइम के अंदर, खाली सरकार को नहीं कहा जाएगा। अपने अपने टाइम में सबने करी, अब कुछ ज़्यादा हो रही है। आपके पास इतनी सारी संपत्तियां हैं, तो फिर जो मुसलमान सड़क पे रहते हैं उनको क्यों नहीं देखा जाता? जो मुसलमान के गरीब बच्चे हैं उनके लिए मदरसा और स्कूल क्यों नहीं खोल के दिया जाता? ये क्या कहेंगे आप? DPS स्कूल है यहाँ पर, हमने दी थी जगह। DPS स्कूल जो है निज़ामुद्दीन के अंदर वक्फ के ऊपर बना हुआ है, उन्होंने बनाया था यतीमों के लिए। प्राइवेट वालों ने काबिज कर लिया, दिल्ली का नंबर 1 सबसे महंगा स्कूल। अब किसको डोनेट करें? जिसको दे, वक्फ वाले तो जगह ही दे सकते हैं, स्कूल थोड़ी चलाएंगे वो। अब जिसको दी जगह उसी ने घपला करा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई पूरा पुर्जा तैयार हो रहा है, ऑर्डर दे दिया है, जैसे ही अवैध संपत्ति आएगी सब सरकारी होगी। 22 में आए थे, 24 में हाफ हुए, अब के 27 में साफ हो जाएंगे। देख लेना, जहाँ 73 सीटें थी वहाँ अब कितनी रह गई? 33। अब के ख़त्म ही है इंशाल्लाह। अरे योगी जी भाई अब साफ हो जाए। योगी फिर भी आएंगे, रहेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। प्रधानमंत्री भी बने। अपना अपना मुंह है, जो मर्जी बोलो। चमड़े का मुंह दिया भगवान ने, जो मर्जी बोलो। तुम करो आएगा, हम करें नहीं आएगा, ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या वक्फ के पीछे जो है महंगाई और बेरोजगारी छुपाया जा रहा है? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता हूँ कि जितनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितना मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में जो केस सुना ना सोशल मीडिया में वहाँ कब्जा कर रहा है, वहाँ कब्जा कर रहा है, उस जिस हिसाब से मैंने सुना, उस हिसाब से जो अभी गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। हाँ, मुझे ये चीज़ सही लगा। लेकिन देखिए, अब कई मुस्लिम लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर में जो ट्रस्ट बना है हमें भी बिठा। हमें तो ये भी जानकारी मिला कि 1500 साल पहले वक्फ बोर्ड नहीं था। 1500 साल पहले की जगह को भी आप वक्फ बोर्ड में बता रहे हो, कैसे हो जाएगा? कह रहे हैं राम मंदिर में हमें भी बिठा दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास, किसको बिठा दें राम मंदिर में? मुस्लिम समुदाय के लोग वो बैठे हैं, वो सनातनी मुस्लिम बने हैं, बैठे हैं वो। क्या बने? सनातनी मुस्लिम बने हैं, बैठे हैं वो। सनातनी मुस्लिम? और क्या? सनातनी मुस्लिम कैसा होता है भाई? वो नहीं, सनातन जो होता है, जो मानते हैं, जो अब्दुल कलाम थे, अच्छे रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन वक्फ में तो ऐसा नहीं है। वक्फ में कहा गया है कि भाई उसमें जो है गैर 2 मुस्लिम रहेंगे। अरे मुस्लिम कहाँ से रहेंगे? तो वो ऑफिसर में रहेगा ना, कोई कलेक्टर को लाया गया तो कलेक्टर कोई गलत है? कलेक्टर क्या है बताओ? कलेक्टर कोई गलत है? कलेक्टर कोई गलत है बताओ मुझे? हवलदार होता है, इंस्पेक्टर होता है, ACP होता है, DSP होता है, मजिस्ट्रेट होता है, ऐसे कलेक्टर भी होता है, तो वो सबके लिए होता है ना।
उनको भी करोगे नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम हमारे को सरकार से मतलब नहीं, हमें पुलिस से मतलब नहीं, हमें किसी प्रशासन से मतलब नहीं है। ये कोई बात हुआ? नहीं हुआ ना। अभी मौलाना साहब कह के गए कि अभी जो है हिसाब होगा, वक्त बाकी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, हिसाब होगा सर, हिसाब होगा। यहाँ पर आएंगे, उतरेंगे रोड पे, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे, आग लगाएंगे, आगजनी करेंगे देश में। यही तो चाहते हैं कि इस देश को भी पाकिस्तान बना दे, सीरिया बना दे, इजिप्ट बना दे, कतर बना दे। यही तो चाहते हैं इन लोग। अरे भाई, अच्छे से रहिए ना इस देश में। इस देश में अगर आपका कोई भला सोच रहा है, ट्रिपल तलाक में क्या गलती था सर? ट्रिपल तलाक का भी तो विरोध कर रहे थे। ट्रिपल तलाक में क्या गलती था? आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट आ रहा है, 12,000 करोड़, सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच्चर कमेटी बोल रही है कि 12,000 करोड़ का आय होना चाहिए था। क्या ये पैसा, देखिए वक्फ बोर्ड, अगर वक्फ हम समझेंगे ना, बहुत अच्छा चीज़ है, मोहम्मद साहब ने लाया था, बहुत अच्छा चीज़ है, मगर छोटे तबका अगर इसमें से लाभान्वित हो तब तो, मगर वो हो ही नहीं रहे सर। आज ये बड़े बड़े लोग जो हैं कि अरे कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है ना सर कि शराब हराम है। आज किंगफिशर माल्या को एक तरफ जो है विपक्ष कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति टैरिफ लगा रहे हैं, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है सिर्फ वक्फ बोर्ड के पीछे। सर जो भी ये बात बोल रहे हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट 3% टूटा है आज। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मेरा भी आज पोर्टफोलियो डाउन है, 6% से ज़्यादा मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है। मगर इसका मतलब क्या है? आज टैरिफ लग रही है, इंडिया भी तो 54% टैरिफ लगाता था ना, रेसिप्रोकल टैरिफ है ये। आज ये वार हो रहा है, ये ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। आज चलिए इसको हटा देते हैं। आज बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि महंगाई पे बात हो, ये सब पे बात हो, एक G20 का देश बताइए जहाँ पे हमसे महंगाई कम हो और हमसे डेवलपमेंट ज़्यादा हो। एक G20 का देश कोई बता दे? नहीं बता पाएंगे। बताएंगे सर? क्या चीज़? पूछ रहे हैं कि एक भी G20 का देश बता दीजिए जहां पर भारत से महंगाई ज़्यादा हो। देखिए ऐसा है, महंगाई जेन्युइनली एक मुद्दा है और उसको सॉल्व करने के लिए हमको, जब तक हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम नहीं करेंगे, जब तक हम उसके ऊपर जो GST है उसको कम नहीं करेंगे, हम महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। देखिए मेरा बच्चा स्कूल जाता है, जैसे ही 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, ड्राइवर 100 रुपये बढ़ा देता है, सीधा सीधा। तो हर चीज़ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देखेंगे वो ऑयल एंड गैस से ही रिलेटेड है। कह रहे कि भाई महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। देखिए सर, महंगाई क्या है ना, महंगाई क्या है, महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, आज जो आटा हम 30 रुपए का ले रहे हैं, कल को चले 10 साल के बाद में वो 50 रुपए का होगा। जो महंगाई है सर, वो महंगाई कभी नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई दर हमारी कंट्रोल में है, महंगाई दर जो है वो हमारे कंट्रोल में है, सबसे बड़ी बात। और जो ये बात बता रहे हैं कि पेट्रोल का, डीजल का, ये बिल्कुल एकदम सही बात है, वाजिब बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर सर हमारी सरकार काम कर रही है सर, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन जो हो गया वो कंट्रोल में है। आज वक्फ का जो ये मुद्दा है ना, वक्फ का ये मुद्दा, वक्फ का भी बहुत ज़रूरी था। आज सर आप कितनी उम्र हुई है सर? सर आप बताइए, आपके पास अपना घर है? कितना साल लगा सर? कई साल लगे, फिर भी 15-20 साल। 15-20 साल इनको लग गया अपना घर खरीदने में, ठीक है, घर बनाने में। सर वक्फ आती, वक्फ में सेक्शन 40 जो था, इनको इनके मकान पे दावा कर देती, इनको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाना पड़ता। अच्छा एक मिनट, आप ही के बात पे आता हूँ। वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है उसका समर्थन करते हैं? देखिए अगर गवर्नमेंट पहली बार ऐसा कह रही है कि मुसलमानों हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, 403 सीटें हैं यूपी में विधायकी की, आज तक एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से चाहता हूं, कहता हूं कि आप जाके बीजेपी ज्वाइन करो, मेहनत करो, पार्टी में अपना नाम बनाओ, क्योंकि बीजेपी ही रहने वाली है पावर में, बीजेपी नहीं जाने वाली। तो आप गलत पार्टियों के साथ जा रहे हो। मैं दे रहे हैं। देखिए जिस दिन 50 या 60 या 70 विधायक बीजेपी के हो जाएंगे यूपी से, उस दिन आप देखेंगे दंगा फसाद सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आप ही का सवाल है, इन्हीं का सवाल मैं पूछ रहा हूँ। कह रहे कि विधानसभा के चुनाव में जो है मुस्लिमों को टिकट नहीं देती बीजेपी। अब ऐसे में हम कैसे मान लें कि जो वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है वो मुस्लिमों के? RJD सरकार में कितने मुस्लिम मंत्री थे बता दें? ये एक भी नहीं। सर बात है क्या, कितने मुस्लिम थे, कितने मुस्लिम हैं, उससे मतलब नहीं है। पार्टी में आज पार्टी के प्रवक्ता जैसे शहजाद पूनावाला, वो भी मुस्लिम ही है मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारे नेता जो हैं वो मुस्लिम हैं। मोहम्मद ये जो नकवास भी, ये सब जो हैं ये सब भी मुस्लिम ही है। सर देखिए बात क्या है कि कोई पैरामीटर नहीं है कि मुस्लिम को लाएंगे तो तभी हम मुस्लिम का भला कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये कोई पैरामीटर। आप दलितों को दे रहे हो, आप आदिवासियों को दे रहे हो, आप हर किसी को मिनिस्टर बना रहे हो।
रहे हो, सिर्फ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भाजपा के 240 सांसदों में एक भी मुसलमान नहीं है, कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को बीजेपी डट के ज्वाइन करनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। मोदी का सौगात जो अभी दिया गया बिहार के अंदर, वो क्या था? ये बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं इसे सराहता हूँ, मैं इसे मानता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब हिंदू हैं, मैं मर जाऊँगा वो मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, वो मर जाएंगे मैं उनसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमान जो है बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि अगले 10-15 साल बीजेपी रहने वाली है, कहीं जाने नहीं वाली। हमको पार्लियामेंट में आना है, हम पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, हम भी मंत्री बनना चाहते हैं, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। क्यों नहीं है? एक मिनिस्टर नहीं है, पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मंत्री जो है, एक मंत्री वो मुस्लिम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी को ज्वाइन करके हम उसको पार्टी को भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। देखिए बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं सर। एक बात बताइए, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको किसने बैठाया था? वो भी तो बीजेपी ने ही करवाया था। नहीं सर, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, मगर मैंने ये बोला ना कि कोई पैरामीटर नहीं है ना सर, कि बस मुस्लिम ही होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए। अगर मुस्लिम लाभान्वित हो रहा है सर, ट्रिपल तलाक से क्या मुस्लिम महिलाएं लाभान्वित नहीं हुई? क्या 370 हटने के बाद में, देखिए आपको एक मैं डाटा बताता हूँ, 2019 तक जो आज़ादी हुई थी और 2019 तक कश्मीर में सिर्फ 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, और उसके बाद का देख लीजिए डाटा, कितने करोड़ों और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब आ चुका है सर। तो यही है, हर एक महीने सरकार जो मौजूदा सरकार है वो मुस्लिमों के हित में काम कर रही है और सोच रही है। सर ये हम सबको दिख रहा है, आज ये हम सबको दिख रहा है। लोग मुद्दा क्या बना रहे हैं कि लोगों को मस्जिद में ये क्या बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। सर नमाज पढ़ने दिया नहीं जा रहा है, ये वो मुद्दा नहीं है। बात है क्या कि अगर कोई इंसान को मना किया जा रहा है कि आप नमाज ना पढ़िए रोड पे, आप एक बात बताइए, क्या जो इनकी पारंपरिक जो ताजिया जैसे निकलती है उसमें मना किया? उसमें कभी बोला गया कि परमिशन? उसमें खाली बोला गया कि ताजिया का जो है साइज छोटा करो, क्योंकि हाई एक्सटेंशन तार रहती है, उससे आपको ही खतरा है। यही बोला गया ना सरकार ने। कावड़ निकलता है, उन लोगों को क्या बोला जाता है कि आप एक साइड से चलिए। हर एक चीज़ में सर, किसी को कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं है। आज फ्रांस में, जर्मनी में हमने एक वाकया देखा था कि जो लोग रोड पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे उन पर ट्रक चढ़ा दिया गया। क्या अगर यही इस देश में हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात है ये नहीं सर, मुद्दा है कि नहीं? कह रहे हैं कि भाई सरकार तो कह रही है कि भाई उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं के हित के लिए। देखिए ये एक अच्छी शुरुआत है और ये आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर वही कहूँगा, मेरी अपील है मुसलमानों से कि आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, उसके अलावा और कोई नहीं है। आप फिर सारी ज़िंदगी रोते ही रहेंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर जो गैर मुस्लिम रखे गए हैं उससे आप समर्थन देते? देखिए स्टेट में नहीं रखे गए हैं, सेंट्रल लीडरशिप में रखे गए हैं। और मैं आपको पता है वक्फ बोर्ड में कितना ज़्यादा करप्शन था, आप यकीन जानिए। विपक्ष में मानता है कि करप्शन था वक्फ बोर्ड के अंदर? 100% है। मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ करप्शन था। अंबानी का जो लैंड है अंटिलिया, 450-500 करोड़ की उसकी वैल्यू है, 21 करोड़ का खरीदा है उसने, 21 करोड़ का। तो वो 400 करोड़ कहाँ गया आप बताइए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के ही नेता, मुस्लिम समुदाय के ही तमाम वक्फ बोर्ड के अधिकारी, और फिर भी जो है वक्फ बोर्ड में घोटाला हो रहा है। देखिए मुसलमान जो है, अगर प्रति आय आप कैलकुलेट करेंगे भारत की, तो मुसलमानों की दलितों से भी कम है। इतना बुरा हाल है। आप यूपी में जाके देखिए, मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके पास लोकल स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि समाज जो है वो मॉडर्न एजुकेशन ले, ऊपर आए। IAS में, IPS में कितने हैं? कुछ भी नहीं है। ना IRS में, ना रेवेन्यू सर्विसेज में है, आपको कहीं कोई दिखता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि मुस्लिम, ये जो बात बोल रहे हैं ना सर, गलत बात बोल रहे हैं। आप अगर डाटा देखेंगे आज़ादी से लेकर 2014 तक कितने IPS थे, कितने IAS थे, आपको डाटा नील मिलेगा। आप अगर गूगल में चेक करिए। मगर अब आप 2014 के बाद देखिए 52 लोग IAS IPS बने हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? 2% है सर। तो बने हैं ना सर। आप क्या चाह रहे हैं कि पूरा 100% आबादी इसका आ जाए? सर फॉर्म कितने निकलते हैं सर? 2008 में भी 2% थे, 2008 में भी 2% थे। आप इसमें सरकार की गलती है या सरकार की गलती है या फिर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों की गलती जो अपने बच्चों को ये दोनों की गलती है। अगर वो अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे तो IAS कहाँ से बनेंगे? दोनों की गलती है। लेकिन ये शुरू से रहा है। 53 साल कांग्रेस ने रूल किया है और 17-18 साल बीजेपी ने रूल किया है।
तो ये सारे उसकी गलती है। अगर वो वाकई में कोई चाहता है कि किसी समाज को ऊपर लेकर आना है तो वो मुस्लिम समाज है, क्योंकि वो एजुकेशन में भी पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय में भी पिछड़ा है, IRS में भी पिछड़ा है, IAS में भी पिछड़ा है, IRS में भी पिछड़ा है। देखिए खुद ही जो है कबूल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई गलती तो हमारे समाज में है। सर ये तो कांग्रेस का टाइम का देन है सर, ये तो बीजेपी बढ़ावा दे रही है। आज आपको मैं बता देता हूँ, संस्कृत में आप क्या बोलते हैं, आप संस्कृत में क्या बोलते हैं UPSC का पढ़ाई नहीं कर सकते, मगर उर्दू में कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है भाई, करें ना। जो लोग समझते हैं कि मैं अपना थीसिस उर्दू में कर सकता हूँ, उर्दू में मैं क्या बोलते हैं UPSC कर सकता हूँ, ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं। ये तो अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो ये मेरी बात को काट देंगे, मगर सर UPSC में भी आप क्या बोलते हैं उर्दू में कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये पहले की सरकारों में क्यों नहीं थी? आज वो उनको ये सारा चीज़ विकल्प क्यों नहीं प्रदान करती थी, क्यों नहीं इसका एडवर्टाइजमेंट करती थी? इसका जो मेन रीज़न है ना, वो ये है कि यूपी में शुरू से सरकारी स्कूल बहुत कम रहे हैं और आबादी बहुत ज़्यादा रही है। इस वजह से उनको जब पिछले सरकार थी उसे आप मानते हैं कि वो जो फेल, बिल्कुल जिम्मेदार मानता हूँ मैं, 100% जिम्मेदार हर सरकार को मानता हूँ। अभी ऊपर आने का टाइम है, आपको कैसे आना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मॉडर्न एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सब पढ़ो और ऊपर आओ। ये मुसलमानों के बच्चों के लिए खास तौर पे कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं खास तौर पे कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर देखिए मदरसे से निकल के आपको एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलता है तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लीजिए, वहाँ पढ़िए और आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।